हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कूलम्स लॉ एक बार रिवाइज करते हैं, उसकी ब्रीफ थ्योरी और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटिव परमिटिविटी. सो कूलम्स लॉ पहले मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ. कूलम्स लॉ हमें दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन उसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली देता है. हम ये जानते हैं कि अगर चार्जेस सेम पोलैरिटी के होंगे तो वो रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे पर लगाएंगे. अगर वो अपोजिट पोलैरिटी के होंगे देयर विल बी एन अट्रैक्टिव फोर्स. बट जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों केसेस में कूलम्स लॉ से निकल के आ जाता है. सो फॉर बोथ ऑफ द केसेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉ इज सेम. इट स्टेट्स दैट द फोर्स acting between the two charges because of either their repulsion or attraction, it is going to be proportional, directly proportional to the modulus of their multiplications. मतलब अगर एक चार्ज आपके पास Q1 अमाउंट का है, एक चार्ज आपके पास Q2 अमाउंट का है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसका मॉडुलस आपको लेना है. मॉडुलस लेना इंपॉर्टेंट तब हो जाएगा जब आप अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस लेंगे. लेट अस सपोज कि यहाँ पर आपके पास जो चार्ज है वो प्लस Q1 है, लेकिन यहाँ अमाउंट minus Q2 होगी. So in this case you will have multiplications of Q1 and minus Q2, but after modulus it will become Q1 into Q2, means a positive quantity. Because Coulomb's law हमें direction state नहीं कर रहा है force की, it is simply indicating or giving us the magnitude. Direction of the force means will it be repulsive or attractive. ये Coulomb law से पहले से हमें मालूम थी. Okay, so let's coming back to this. So force of repulsion or attraction happens to be proportional to this quantity. Force of attraction or repulsion happens to r square, where r is the separation between these two charges. आप इसको proportional to 1 upon r square भी बोल सकते हैं, आप इसको inversely proportional to the r square भी बोल सकते हैं. And when I combine both of these facts, then the final relation comes out to be k times Q1 Q2 upon r square. यहाँ पर ये जो k है, this is a constant of proportionality, जो इस केस में Coulomb's constant कहलाता है. इस k की वैल्यू डिफरेंट मीडियम्स के लिए डिफरेंट होती है. मीन्स अगर हमारे पास दो गिवन चार्जेस हैं and we try to put them in different possible mediums with same separation, एक ही separation आपने maintain किया and वही दो charges हम use कर रहे हैं, then in two different mediums the force between the charges will be different. इसका मतलब है कुछ ना कुछ intervention medium का भी है. So how does the medium affect, वो चीज़ इस K के अंदर छुपी होती है. इस k का अगर हम वैल्यू देखें तो दिस कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलन. यहाँ ये जो क्वांटिटी है एप्सिलन, इट इज नेम्ड एज परमिटिविटी. दिस इज परमिटिविटी. परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ये हमें डिसाइड कराती है कि किस लेवल तक उस मीडियम में किसी एक चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्लोर हो पाएगा, वहाँ पर फैल पाएगा. दो चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करते हैं, दे इंटरेक्ट वाया देयर इलेक्ट्रिक फील्ड. इफ समहाउ हम किसी एक चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड को दूसरे तक पहुँचने से रोक दें तो कोई फोर्स नहीं लगेगी. सो दे कम्युनिकेट वाया देयर इलेक्ट्रिक फील्ड्स. और किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, ये उस मीडियम की परमिटिविटी तय करती है. एंड इट गोज लाइक दिस कि अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी कम है, इफ द अमाउंट ऑफ परमिटिविटी और द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इज लेसर, देन दिस नंबर विल गेट इंक्रीज्ड. 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलन विल बिकम अ लार्जर और ग्रेटर नंबर. इसका मतलब है कि अगर हमें किसी केस में ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए कि कौन से मीडियम में सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगी, तो उस केस में आपको K की वैल्यू मैक्सिमाइज्ड रखनी है. Q1, Q2 एंड R ये चीज़ें हम फिक्स कर रहे हैं एंड वी आर सिंपली कीपिंग ऑन चेंज द मीडियम्स. सो द मीडियम फॉर विच दिस विल बी मैक्सिमम
in that medium only the force is going to be maximum. And Coulomb's constant maximum तब होगा जब हमारा एप्सिलॉन उस पर्टिकुलर मीडियम के लिए मिनिमम है. And this happens to be the case with vacuum. For vacuum actually, epsilon is its minimum value and that minimum value उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से. सो यहाँ पर फॉर्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो जनरली हम लिखते हैं दैट इज एप्लीकेबल फॉर वैक्यूम ओनली. इफ मीडियम इज अदर देन वैक्यूम देन हमें एक्चुअल फॉर्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखना चाहिए. इसी का एक फर्दर मॉडिफिकेशन ये भी हो जाता है कि फॉर्मूले में आप इसको 1/4 पाई एंड एप्सिलॉन को आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में rest of the expression means q1 q2 upon में r square. इस एक्सप्रेशन में एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम which is minimum value of the permittivity and epsilon r is relative permittivity. Relative permittivity, how is it defined? Relative permittivity. So अगर हम किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड कर दें तो जो रेशियो आता है that is known as the relative permittivity. So from here only I calculated the value for epsilon as epsilon r into epsilon naught and I have substituted this here. Okay, so this is complete expression for Coulomb's law. epsilon r को ही आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स. एंड कोइंसिडेंटली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बट वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड. अगर आप न्यूमरेटर में के लिख रहे हैं अलॉन्ग विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ q1 q2 इसका मतलब ये कूलम्स कांस्टेंट है. कूलम्स कांस्टेंट के अंदर जो वैल्यू है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन. दिस एप्सिलॉन कैन बी रिप्लेस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर एंड दिस एप्सिलॉन आर इज सेम थिंग, सेम एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम. सो फाइनल एक्सप्रेशन जो इसको हम लिख सकते हैं इस पूरे डिस्कशन का नेट रिजल्ट के तौर पर दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस प्लेस्ड within a medium having a dielectric constant of value k will be 1/4 pi k times epsilon naught into q1 q2 upon r square. This is the final expression. Here k is dielectric constant. यहाँ से एक डिडक्शन आप ये निकाल सकते हैं कि अगर इस k को बाहर कर लिया जाए 1/k then I get 1/4 pi epsilon naught multiplied by q1 q2 upon में r square. So this quantity is the force that would have acted in between the charged particles had they been placed in vacuum. अगर वो वैक्यूम में प्लेस होते तब उनके बीच में जो फोर्स होती वो इतनी होती, लेकिन अगर वो वैक्यूम में नहीं है किसी और मीडियम में है then the force is going to get updated by a factor of 1/k. This is dielectric constant. So F in any medium is Fv means force in vacuum upon dielectric constant of that medium. इस पर बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में, नीट में, इवन मेंस में क्वेश्चन आता है. सिंपल क्वेश्चन बनता है इस पर, बट इट शुड बी नोन टू यू. नाउ अगर हम इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यूज़ की बात करें तो इसके लिए मैं पहले एप्सिलॉन से स्टार्ट करता हूँ. जैसे मैंने बताया कि एप्सिलॉन की वैल्यू मिनिमम होती है वैक्यूम के लिए. इट मीन्स एप्सिलॉन विल ऑलवेज बी मोर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट and it may extend theoretically to infinity. Now using this inequality I can write 4 pi epsilon naught less than equal to 4 pi epsilon and multiplying 4 pi again to infinity will give me infinity only. Now reciprocating this thing I get 1/4 pi epsilon naught more than equal to 1/4 pi epsilon and it is more than 1/infinity. Finally I get 1/4 pi epsilon naught. This is Coulomb's constant for vacuum
which is more than Coulomb's constant for any other medium, which is always positive. तो अगर आपसे पूछा जाए कि कूलम्स कांस्टेंट मैक्सिमम किस मीडियम के लिए होता है, आंसर इज वैक्यूम, एंड दैट इज व्हाई किसी भी अदर मीडियम के मुकाबले वैक्यूम में रखे गए चार्जेस के बीच में फोर्स सबसे ज़्यादा होती है. ऑब्वियसली हम चार्ज की अमाउंट और चार्ज के सेपरेशन को फिक्स करने के बाद ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं. ओके, सो दिस के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अगर इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की भी हम रेंज की बात करें, so how is it going to vary? Dielectric constant is basically epsilon r. Epsilon r itself is epsilon upon epsilon naught. Okay, again using the same fact that किसी भी मीडियम का एप्सिलन वैक्यूम के एप्सिलन से ज़्यादा होगा या एटलीस्ट बराबर हो सकता है, एंड इट इज़ लेसर देन इन्फिनिटी. इस पूरी इनइक्वेशन को अगर हम डिवाइड लगा देते हैं एप्सिलॉन नॉट से, सो आई गेट 1 हियर, आई गेट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हियर, एंड आई गेट इन्फिनिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट अगेन इन्फिनिटी. सो फाइनली आई गेट 1 इज लेस देन और इक्वल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अभी मैं यहाँ पे एक अलग से सब्सक्रिप्ट डी मेंशन कर देता हूँ जिससे कि ये कंफ्यूज ना हो, हम कंफ्यूज ना हो विद दिस कूलम्स कांस्टेंट. So this is going to be lesser than infinity. Okay, this is dielectric constant. Yes. तो dielectric constant की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी होती है. ये 1 तब होगी जब हम वैक्यूम की ही बात कर रहे हो. तो इफ यू आर टॉकिंग ऑफ वैक्यूम, तो फोर्स इन वैक्यूम विल बी फोर्स इन वैक्यूम अपॉन 1. ऑब्वियस सा रिजल्ट है. लेकिन अगर आप किसी भी दूसरे मीडियम की बात करते हैं जिसमें कि आपने चार्ज रखे हैं, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज 1 उससे बड़ा ही होगा. इसकी वजह से एफ वी के डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी आएगी इट इज गोइंग टू बी 1 प्लस समथिंग, एंड हेंस जो क्वोशंट आएगा ओवरऑल वो हमारा इस वाले एफ से छोटा आएगा. मान लीजिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 है और वैक्यूम में जब हमने ट्रायल लिया था तो फोर्स 100 न्यूटन आई थी. तो न्यू मीडियम में द फोर्स वुड बी 100 अपॉन 2, दैट इज 50 न्यूटन. इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 4, it means the force would be 100 upon 4, that is 25 Newton. I think it is clear now. Now let's come back to the question. Here we have been given that a relative permittivity of mica is. So relative permittivity का जो range है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो रेंज है, रेंज ऑफ वैल्यूज, वो हमने अभी डिस्कस किया. दिस इज द थिंग. ये 1 या 1 से बड़ा होता है. ओके, सो इट विल नॉट बी 1 बिकॉज इट इज 1 जस्ट फॉर वैक्यूम. तो ये 1 नहीं होगा. लेस देन 1 तो कभी हो ही नहीं सकता. So more than 1, it is correct option. Infinite, it may reach, means it will be tending towards infinity, but infinity is actually never achieved. So किसी भी quantity को हम infinity के बराबर कभी भी नहीं लेते हैं. We always say it may tend to or it will be tending to infinity. So we will not select option D as the answer. Our answer would be option C. I hope you have got this. Let's come to the second question. So two charges each of 1 coulomb are at a distance of 1 kilometer. The force between them is. This is pretty simple question, simple formula based question है, but for board exam yes this is important. 1 marker में ये आ सकता है. So हमसे कहा गया है कि 2 चार्जेस हैं और दोनों का ही जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो 1 कूलम है. 1 कूलम 1 कूलम. The separation between them is 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर को मैं ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ डिस्टेंस की, 1000 मीटर. एंड नाउ आपसे पूछा गया है कि कितनी फोर्स लगेगी. अगेन एज पर कूलम्स लॉ इट शुड बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 अपॉन में R². यहाँ हमें मीडियम कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है. तो कभी भी अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कि मीडियम डिफाइंड नहीं है, यू विल टेक वैक्यूम एज द डिफॉल्ट मीडियम. सो इन दिस केस आई विल यूज इट एज एप्सिलॉन नॉट. ये पूरी क्वांटिटी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हमें याद रखनी चाहिए. इट्स वैल्यू इज 9 × 10⁻⁹.
in SI system of units multiplied by charges एक एक कूलम के हैं दोनों एंड दैट इज 1000 एंड उसका स्क्वायर भी लेना है तो 10 की पावर 3 का स्क्वायर आपने कर दिया. सो फाइनली यू शुड बी गेटिंग 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 होल अपॉन 10 रेज टू पावर 6. सो इट इज 9 इंटू 10 रेज टू पावर 3 न्यूटन. 9 into 10 raised to power 3 Newton. It should be A. Option A is the correct answer. Next question. Two equal and like charges when placed 5 centimeter apart experience a repulsive force of 0.144 Newton. The magnitude of each of the charges in microcoulombs. ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है. आपके पास दो चार्जेस हैं और क्वेश्चन में कहा है द चार्जेस आर लाइक एंड दैट इज वाई द फोर्स इज ऑफ रिपल्शन एंड चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम ही है. इनके बीच का सेपरेशन क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर है. वी विल कन्वर्ट दिस इनटू एसआई यूनिट अगेन. सो फोर्स विल बी इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू फॉर वैक्यूम मल्टीप्लाइड बाय चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन अपॉन में आर स्क्वायर. एज पर द क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन कि फोर्स की वैल्यू 0.144 है. के हम जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 आएगा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर. वी विल फर्स्ट कन्वर्ट दिस इनटू मीटर्स. सो 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 होल स्क्वायर टू दैट वैल्यू एंड मल्टीप्लाइड बाय क्यू स्क्वायर. सो क्वेश्चन में कहा था दोनों चार्जेस बराबर हैं तो मैंने Q1 Q2 दोनों को ही Q ले लिया है. ओके बट आपको जो वैल्यू चाहिए वो माइक्रो कूलम्स में चाहिए. ओके सो वी विल एट द लास्ट व्हेन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ Q वी विल कन्वर्ट दैट इनटू माइक्रो कूलम्स. ओके सो फ्रॉम दिस इक्वेशन आई शुड बी गेटिंग Q एज 0.144 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर. डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9. ये क्यू स्क्वायर था इसलिए इस पूरे का आप रूट ले लेंगे. यू विल बी टेकिंग अंडर रूट ऑफ दिस होल. सो आई शुड बी गेटिंग क्यू इक्वल्स टू जो भी रूट में से बाहर निकल सकता है उसको निकाल लेते हैं. तो यहाँ पर ये क्वांटिटी तो सीधा स्क्वायर में ही थी. सो दिस इज 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड. नीचे भी आप जानते हैं 9 का रूट 3 हो जाएगा. अब आपके पास जो क्वांटिटी रह गई है दैट इज 0.144 होल अपॉन 10 रेज टू पावर 9. दिस इज व्हाट यू आर लेफ्ट विद. 5 अपॉन 3 10 रेज टू पावर माइनस 2. यहाँ आप ऊपर नीचे 10 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 10 की डिवाइड कर सकते हैं. तो मैं सिमिलर चेंज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही कर रहा हूँ. मान लीजिए मैंने दोनों तरफ 10 की मल्टीप्लाई कर दी. I get 1.44 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 10. अब ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं. 1.44 का रूट आएगा 1.2 एंड 10 की पावर 10 का रूट आएगा 10 की पावर 5. सो फाइनली आई शुड गेट 0.4. 3 से कैंसिल करेंगे 1.2 को. आई एम डूइंग सिंपल कैलकुलेशंस. दिस इज 0.4. 0.4 इंटू 5 इट विल बी 2. So 2 into 10 raised to power I think minus 7. This is the value of Q. But I had to convert the amount of charge into microcoulombs. So separating out 10 raised to power minus 6 multiplied by 10 raised to power minus 6. So 10 raised to minus 6 and minus 1. This will give me minus 7. Hence it should be 0.2. और ये नंबर होने की वजह से आई विल राइट इट एज माइक्रो कूलम्स. सो 0.2 माइक्रो कूलम्स. यस वी हैव दिस एज एन ऑप्शन. सो दिस इज योर सॉल्यूशन. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. Two charges plus 2 coulomb and plus 6 coulomb are repelling each other with a force of 12 Newton. See, we have been doing these questions and I think in all of the questions we are discussing repulsive force. Coulomb's law की जो फॉर्मेशन है वो रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम है. देयर इज गोइंग टू बी नो डिफरेंस. सेम फॉर्मूला विल बी अप्लाइड
and that is why we are taking the modulus of that multiplication of two charges. Okay, so we are having two charges, +2 and +6, +2 कूलम एंड +6 कूलम. लेट्स से इन दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन था इट इज नॉट गिवन, लेट दैट बी R. ओके, एंड द फोर्स इज 12 न्यूटन. तो पहले हम इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो वी हैव बीन गिवन कि 12 विच इज फोर्स, इट इज इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट चार्ज एंड सेकेंड चार्ज का मल्टीप्लीकेशन 2 × 6. ऐसा यूनिट है, कूलम में ही है दोनों, तो मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. अपॉन में R², R हमें दिया नहीं है तो आई एम कीपिंग इट एज R ओनली. सो आई एम गेटिंग दिस थिंग. ओके, यहाँ से आप या तो R² की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर यू कीप दिस एज इक्वेशन नंबर 1 ओनली, और हम बाद में रेशियो लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं. ईदर वे वी कैन डू दिस. सो अभी एक काम कर लेते हैं, आई राइट इट एज K/R². लेट्स कैलकुलेट K/R². K/R² अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 2 × 6 = 12, 12 से 12 कैंसिल होने वाला है. तो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. ओके, नाउ सेकंड सिचुएशन इज इफ ईच चार्ज इज गिवन -4 कूलम ऑफ चार्ज. जो दोनों चार्जेस थे आपने दोनों को -4 दे दिया. यहाँ एक छोटा सा प्रिंसिपल इस्तेमाल हो जाएगा विच इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. तो आपने जब +2 को -4 कूलम दिया तो +2 and +-4, तो इफेक्टिवली इट विल यील्ड -2 कूलम ऑफ चार्ज. तो नया चार्ज विल बी -2 कूलम. और जब आप ऐसे ही +6 कूलम को -4 देंगे तो इट विल बिकम +2 कूलम ऑफ चार्ज. ओके, सो द न्यू चार्जेस, न्यू पेयर ऑफ चार्जेस, सॉरी, विल बी -2 कूलम and +2 कूलम. दिस विल बी न्यू सेट ऑफ चार्जेस. यहाँ कोई भी अपडेट हमें रिगार्डिंग द मीडियम और द डिस्टेंस नहीं दिया गया है, तो हम अभी भी डिस्टेंस को R ही मानकर चल रहे हैं. सो अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला, कूलम्स लॉ अगेन, आई गेट F इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड चार्ज, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का मॉडुलस अपॉन में R². सो F इक्वल्स टू K/R², वहाँ से सब्स्टिट्यूट किया, इट इज़ 1 एंड मॉडुलस वैल्यू लेने के बाद इट विल बी 4. सो आंसर इज 4 न्यूटन. सो जो फोर्स पहले 12 न्यूटन की थी वो फोर्स अब 4 न्यूटन की रह गई है. ओके, इसको हम विदाउट एक्चुअली हैविंग सम कैलकुलेशंस भी कर सकते थे. यहाँ आपका K चेंज नहीं हो रहा है, R² चेंज नहीं हो रहा है. It is just the multiplication of charges which is getting changed. Previously we had 2 coulomb charge and 6 coulomb charge. So multiplication was 12. Now we are having -2 coulomb of charge and +2 coulomb of charge, जिनके multiplication का मॉडुलस 4 हो जाता है. So multiplication की जो वैल्यू है वो 12 से 4 हो गई है, that is 1/3. And force is proportional to the multiplication of charges. तो अगर मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्जेस 1/3 रह गया तो फोर्स भी 1/3 रह जाना था. सो 12 न्यूटन से आंसर हमारा 4 न्यूटन आ जाएगा. एंड 4 न्यूटन विल इट बी नाउ रिपल्सिव और अट्रैक्टिव? सो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव होना ये तय किया जाता है बेस्ड ऑन वेदर द चार्जेस आर ऑफ अपोजिट पोलैरिटी और सेम पोलैरिटी. सो यहाँ पर हमारे पास जो चार्जेस हैं आफ्टर एडिशन ऑफ दैट -4 कूलम, एक चार्ज नेगेटिव हो गया था और एक चार्ज पॉजिटिव हो गया. तो फोर्स में दो तरह के चेंज आए हैं. मैग्नीट्यूड वाइज इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, और इसकी जो नेचर है वो पहले रिपल्सिव थी, नाउ इट इज अट्रैक्टिव. सो वी शुड चूज द ऑप्शन 4 न्यूटन एंड दैट टू अट्रैक्टिव, मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट. आई थिंक इट्स ऑल फाइन टिल नाउ. Last question. 2 point charges placed at a distance r in air exert a force F on each other. Okay, I'm just drawing the situation. We have got 2 point charges. इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मेंशन किया गया है कि R है. मीडियम इन्होंने एयर बोला है. एयर और वैक्यूम वैसे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मीडियम नहीं होते हैं, लेकिन फॉर almost all of the questions
हम एयर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को 1 लेते हैं, एयर की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिव वाली ही ले लेते हैं, कूलम्स कांस्टेंट सेम रहता है, मीन्स वी ट्रीट एयर सेम एज वैक्यूम। अगर किसी न्यूमेरिकल में वैल्यू एयर की पर्टिकुलरली अलग दी जाएगी तो हम उसका कूलम कांस्टेंट उसी हिसाब से अपडेट कर देंगे, अदरवाइज एयर को हम वैक्यूम की तरह ही लेकर चलते हैं। ओके, so 2 point charges are placed at a distance r in air and they are experiencing a force F in between. तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ बात नहीं किया गया था। आई एम टेकिंग इट टू बी Q1 and Q2. As per the question, F is the force between them, so it is K Q1 Q2 whole upon r square. Okay. The value of distance r at which they will experience a force 4F. In this question, unlike the last one, charges are not getting changed. Charges की वैल्यू वही रहेगी। यहाँ हमें सेपरेशन चेंज करने के लिए कहा गया है और हम सीख कर रहे हैं कि सेपरेशन को चेंज करने से फोर्स किस तरह से अफेक्ट होगी। सो नई जो सिचुएशन है, इन द न्यू सिचुएशन आपसे कहा गया है कि आप चार्जेस के बीच के सेपरेशन को इस तरीके से बदलिए कि फोर्स पहले के मुकाबले 4 टाइम्स हो जाए। हम जानते हैं कि फोर्स के एक्सप्रेशन में सेपरेशन डिनोमिनेटर में आता है, तो अगर मुझे फोर्स को F से 4F करना है तो सेपरेशन को कम करना होगा। तो मैंने यहाँ पे एक रिड्यूस्ड डिस्टेंस ली है। दिस रिड्यूस्ड डिस्टेंस बी कैपिटल R एज पर द क्वेश्चन। चार्जेस की वैल्यू अभी भी इंटैक्ट है, Q1 Q2। सो इन दिस न्यू केस द फोर्स शुड बी 4F एज पर द शुड बी इक्वल टू 4F शुड बी इक्वल टू K अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन Q1 Q2। ओके, वैसे तो अगेन ये क्वेश्चन भी हम वर्बली सॉल्व कर सकते थे। अगर आपको फोर्स को 4 टाइम्स करना है तो आपका जो डिनोमिनेटर है इट शुड बिकम 1/4। डिनोमिनेटर को अगर आप 1/4 कर देंगे तो फोर्स अपने आप ही 4 टाइम्स हो जाएगी। और क्योंकि डिनोमिनेटर में सेपरेशन का स्क्वायर है तो उसको 1/4 करने के लिए आपको सेपरेशन को हाफ करना होगा। So if you make the separation 1/2 of the previous value, then the square will become 1/4 और वो 1/4 का जो 4 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। So answer is simply R by 8. Is there any change? Oh, sorry. I would apologize for this. I have not seen this value. So there is one more change. इसको हम accommodate करते हैं। For this case, there are 2 changes actually. F की जगह नाउ कूलम्स कांस्टेंट विल आल्सो गेट अपडेटेड। कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू जैसे हमने अभी आज ही समझा था कि ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r होती है और एप्सिलॉन r इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो फॉर दिस केस हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 16 दिया गया है, तो नए वाले केस का जो कूलम्स कांस्टेंट है वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 16। इसमें से ये क्वांटिटी वैक्यूम या एयर का ही कूलम्स कांस्टेंट है, तो ओरिजिनल कूलम्स कांस्टेंट अपॉन में 16, दिस विल बी द न्यू कूलम्स कांस्टेंट। सो यहां 2 चेंजेस एक्चुअली किए गए। सो 4F विल बी इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट ऑफ द न्यू मीडियम विच इज बाई 16 मल्टीप्लाइड बाय सेम चार्जेस and divided by R square. This is the equation actually. Now to solve this we can have division of these two equations. Let's say first equation, second equations are these and आप 1 को या तो 2 से डिवाइड कर दीजिए या 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, आप किसी भी तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। एंड हैविंग दिस डिवीजन लेट्स से मैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो दिस विल यील्ड 4F by F LHS of the equation by LHS of the equation और ऐसे ही RHS of the equation divided by RHS of the equation। तो जब आप इस क्वांटिटी को इससे डिवाइड करेंगे you will get Q1 Q2 cancelled, K cancelled, आपके पास जो बच जाएगा what would be that? It would be R square upon 16 R square। फाइन। सो यहाँ से आपके पास कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपके पास आ जाएगा R स्क्वायर बाई 16 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1/4
So it is r square equals to small r square upon 64. And this is the final step then. The new distance would be r by 8, means 1/8 of the previous value. So yes, C is your option. Okay. So यहाँ पर हमने दो तरह के चेंजेस सिचुएशन में किए. हमने एक तो सेपरेशन को 1/8 कर दिया. सेपरेशन को 1/8 सिर्फ किया होता तो जो फोर्स है दैट वुड हैव बिकम 64 टाइम्स. लेकिन यहाँ एक चीज़ हमने और चेंज की थी. हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को 16 कर दिया, जिससे कि कूलम कांस्टेंट 1/16 रह गया. सो एक चेंज जो कि डिस्टेंस की वजह से है, इट इज़ ट्राइंग टू मेक द फोर्स 64 टाइम्स द प्रीवियस वैल्यू. बट जो दूसरा चेंज है, change of the medium, it is trying to reduce the force by a factor of 16. So total change, net change would be 64 upon 16, that is 4. So previously it was F, now it is 4F. I think everything is clear till now. So that's all for the day. Thank you.